हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2020 का जो एग्जाम 28 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 3 में हुआ है, उसके कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है उनको रेफरेंसेस के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें डाउटफुल हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिनके आंसर्स इन्होंने गलत दिए हैं, उनको आप टाइमली ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है डाउटफुल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इज मोस्ट एक्यूरेटली प्लॉटेड इन चेन सर्वेइंग। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। रेफरेंस के तौर पे बीसी पुनमिया की सर्वेइंग की जो बुक है चैप्टर 4 में, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 4.1 क्लॉज चैप्टर 4 में, टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन प्लॉटिंग इन चेन सर्वेइंग द फ्रेमवर्क शुड कंसिस्ट ऑफ ट्राइंगल्स विच आर एज नियरली इक्विलैटरल एज पॉसिबल। इसमें दूसरा रेफरेंस भी मैंने दिया है, हाइड्रोग्राफिक मैनुअल पेज 422 1976 का एडिशन। इसमें लिखा हुआ है द मोस्ट एक्यूरेट पॉइंट इन अ चेन इन विच स्टेशंस आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन और नॉर्मल कॉस्ट है एक्टिविटी की वो 25 डेज है और 50,000 जो है नॉर्मल कॉस्ट है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये नॉर्मल ड्यूरेशन जो है इसको हम टीएन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो नॉर्मल कॉस्ट है इसको सीएन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल कॉस्ट है बेसिकली ये क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट में जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं, और एक्टिविटी को क्रैश करने की जो ड्यूरेशन है 22 डेज है, यानी उस एक्टिविटी को 25 दिन से क्रैश करके 22 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो एक्टिविटी के लिए पर डे 1000 रुपीज है इफ द कॉस्ट स्लोप इज 1500 पर डे। तो जो कॉस्ट स्लोप होती है ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कर्व के लिए लिखी जाती है। तो एज पर कंसेप्ट अगर देखें तो डायरेक्ट कॉस्ट कर्व के लिए जो हमारी कॉस्ट स्लोप होगी CS, इसको हम लिख लेते हैं C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई नॉर्मल ड्यूरेशन एंड क्रैश ड्यूरेशन। इसमें जो C1 है ये हमारी ड्यूरेशन है जो आफ्टर क्रैश करने के बाद जो ड्यूरेशन आएगी, और ये हमारी नॉर्मल ड्यूरेशन है, और ये दोनों ही कॉस्ट ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट स्लोप जो दिया है ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट कर्व का स्लोप होता है। तो पर डे 1500 दिया हुआ है और TN माइनस TC 25 दिन से आपने 22 दिन में क्रैश किया, तो जो क्रैश कॉस्ट होगी माइनस नॉर्मल कॉस्ट इज 50,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 54,500 रुपीज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया हुआ है। अब इस आंसर सी पे कैसे अप्रोच करेंगे ये देख लेते हैं। करेक्ट आंसर भी इसका जो मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर सी लिखा हुआ है एक्चुअली ये बी होगा, ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा। सी इन्होंने कैसे निकाला ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या अज्यूम किया कि जो ये 50,000 है ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल कॉस्ट है, और नॉर्मल कॉस्ट एज पर बीसी पुनमिया पर्ट एंड सीपीएम जो इस फॉर्मूले में नॉर्मल कॉस्ट हम बोलते हैं, ये हमारी नॉर्मल कॉस्ट जो होती है ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, बिकॉज ये डायरेक्ट कॉस्ट कर्व में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन। और क्रैश कॉस्ट भी ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो जो क्रैश कॉस्ट है और जो नॉर्मल कॉस्ट दोनों ही हमारी डायरेक्ट कॉस्ट आ रही हैं, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे ना बी ऑप्शन होगा ना सी होगा, दोनों ही हमारे इनकरेक्ट आंसर होंगे एज पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट हमारा, अगर ये अज्यूम करें कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो एज पर कंसेप्ट बिल्कुल सही है, तो हमारी जो क्रैश कॉस्ट आएगी यानी डायरेक्ट कॉस्ट जो आएगी वो 54,000 आएगी, ना कि ये टोटल कॉस्ट होगी। और हमसे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछा गया है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी 54,500 जो है ये आपकी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होगी 22 दिन के लिए वो आपकी 22,000 हो जाएगी। तो 22,000 आप इस पे ऐड करोगे तो विल गेट 76,500। 76,500 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपको इसमें नन ऑप्शन इज करेक्ट, यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन, नन ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बिकॉज अगर आप जो इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया है, इस टोटल कॉस्ट को 50,000 ले लिया, ठीक है, तो आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई जो कि आपको फॉर्मूले में यूज करना था वो 50,000 माइनस
इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई, 25 नॉर्मल डेज थे मल्टीप्लाइड बाई जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, तो ये आ गया डायरेक्ट कॉस्ट जो आ गई वो 25,000 आ गई। तब आपने क्या किया, कॉस्ट स्लोप हमारा 1500 था डायरेक्ट कॉस्ट कर्व में, तो CC माइनस 25,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपकी आ जाती क्रैश डायरेक्ट कॉस्ट जो होगी ये आपकी आ जाएगी 29,500। अब क्रैश ड्यूरेशन जो होगी, टोटल कॉस्ट आपने ले लिया 29,500 प्लस जो 22 दिन आपके बचे उसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000, तो ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। इसको आप ऐड करोगे तो विल गेट 51,500। लेकिन इन्होंने जो अज्यूम यहाँ पर ये किया कि ये जो हमारी 50,000 है ये टोटल कॉस्ट थी, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है नॉर्मल कॉस्ट की, ये आपकी नॉर्मल कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट की है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 76,500 होगा। इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना है आपको, नन ऑप्शन इज करेक्ट। सो आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ BC पूनमिया की पर्ट CPM की बुक पेज नंबर 213 और 214 का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, म्यूचुअल कंसल्टेशन, एक कमिटीज बनाते हैं एंड सर्टेन डिस्कशन के बाद हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस मैंने लगाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। करेक्ट आंसर विल बी सी, देयर इज नो नीड टू रेज ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की MP पुनिया SC शर्मा की बुक पेज 23 पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन या है वो हमारी 1.5 टाइम्स एवरेज डेली कंजम्पशन है, एवरेज आवरली कंजम्पशन है, सॉरी 1.5 टाइम्स दी एवरेज आवरली कंजम्पशन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा। अगर यहाँ पर मैक्सिमम डेली डिमांड पूछा जाता तब हमारा 1.8 टाइम्स दी एनुअल एवरेज डेली डिमांड होता, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन C होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट में हमारा जो सैंड यूज करते हैं वो किस साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा IS 2720 पार्ट 28 1974 के वर्जन में लिखा हुआ है कि जो आपको सैंड यूज करना है वो नेचुरल सैंड होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी, जो कि पास कर रही होगी 1.00 mm सीप को और 600 माइक्रोन सीप पर वो रिटेन करेगी। तो इसमें आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, इन्होंने ऑप्शन B आंसर दिया है। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका IS 2720 का प्रोविजंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओपन चैनल फ्लो में द अल्टरनेट डेप्थ्स आर। यहाँ पे ऑप्शन A और B में थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज में मैनिपुलेशन किया है। अगर आप OCF ओपन चैनल फ्लो की बुक के सुब्रमण्या पेज 43 पे देखेंगे तो ये कहा गया है कि स्पेसिफिक एनर्जी किसी भी सेक्शन पे किसी भी डेप्थ के लिए हमारी y प्लस v²/2g होती है, जो कि हमारी एक चैनल ज्योमेट्री के लिए एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ y एंड q। अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। इस क्यूबिक पैराबोला इक्वेशन के हमारे पास दो पॉजिटिव रूट्स होंगे फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। तो यहाँ पर कहा गया कि दीज टू पॉसिबल डेप्थ्स, अगर आप क्लियरली ध्यान से पढ़ेंगे, दीज टू पॉसिबल डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, ऐसी पॉसिबल डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी आर नोन एज अल्टरनेट डेप्थ्स। तो अगर इस फिगर को देखेंगे तो इस स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमारी जो दो पॉसिबल अल्टरनेट डेप्थ्स हैं वो हमारी जो है वो इस अल्टरनेट डेप्थ्स कहलाएंगी। तो यहाँ पर आप जो लैंग्वेज देख, हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी विच हैव द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, तो मेरे हिसाब से बी को हम मोर अप्रोप्रिएट आंसर कह सकते हैं। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है बिकॉज यहाँ की जो लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली मैच कर रही, दीज टू पॉसिबल डेप्थ्स हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, मोर अप्रोप्रिएट आंसर। सो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। रेफरेंस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मैं PDF गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज आल्सो नोन एज स्नोक्रीट। स्नोक्रीट एक स्पेशल टाइप की पोर्टलैंड सीमेंट है विच इज व्हाइट सीमेंट। करेक्ट आंसर जो होगा व्हाइट सीमेंट होगा। इसमें भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस पे भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, इन्होंने गलत आंसर की दी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रेफरेंस के तौर पे बिल्डिंग मटेरियल पेज 124 की बुक में लिखा हुआ है, स्नोक्रीट जो है इज अ ट्रेड नेम ऑफ व्हाइट सीमेंट रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स फॉर दिस यूज,
ठीक है, तो पेज 124 की बर्नार्ड हावर्ड नाइट की बुक है बिल्डिंग मटेरियल्स की, उसमें ये लिखा हुआ है। और ये बहुत सारे आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्नोक्रीट जो है वो एक वाइट पोर्टलैंड सीमेंट है, जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स यूरोपियन कोड EN 1971 CEM 15254 को से स्पेसिफाइड से स्पेसिफिकेशन से गवर्नड है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीगेट्स गिव्स हायर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है राउंडेड एग्रीगेट दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो राउंडेड एग्रीगेट्स हैं उनमें जो इंटरलॉकिंग होती है वो कम होती है, विच रिजल्ट्स इन लेसर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इरेगुलर एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की आर्थर बैनिस्टर की बुक पेज नंबर 36 में डिफाइन किया गया है राउंडेड और इरेगुलर एग्रीगेट्स को। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसमें कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली राउंडेड एग्रीगेट्स में हमारे 33% वाइड्स होते हैं, नेचुरली इरेगुलरली आर पार्टली शेप्ड बाय एट्रिशन एंड हैविंग राउंडेड एजेस। ये आपके इरेगुलर या पार्टली राउंडेड एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, और इसी बुक की रेफरेंस में ये लिखा हुआ है कि द ओनली डिसएडवांटेज, यहाँ राउंडेड एग्रीगेट की बात है, राउंडेड एग्रीगेट्स में क्या है, दे ऑफर्स गुड वर्केबिलिटी। ठीक है, irregular aggregates में it gives lesser workability than the rounded aggregates for a given water content। workability हमारी irregular aggregates में कम मिलेगी। ठीक है, the only disadvantage जो rounded aggregates में है that there is no overlocking and hence the bond between aggregates and cement paste is low। इसकी वजह से हमारी जो strength होगी rounded aggregates में, उससे जो कंक्रीट बनेगी वो हमारी कम होगी एज कम्पेयर टू irregular aggregates। हालांकि दोनों ही हमारी बहुत हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इरेगुलर एग्रीगेट्स में देखेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा है इट हैज बेटर इंटरलॉकिंग देन राउंडेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इट मींस कि हमारी जो स्ट्रेंथ है इरेगुलर एग्रीगेट्स की वो राउंडेड एग्रीगेट से ज्यादा है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में एंगुलर एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज सबसे ज्यादा जो इंटरलॉकिंग है एंगुलर एग्रीगेट्स में होती है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से इन एग्रीगेट्स को हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज करते हैं। सेम रेफरेंस आपकी मुरारी लाल गंभीर, ML गंभीर 2013 की एडिशन बुक पेज 66 पे भी सेम चीज लिखी हुई है। आप इसे पढ़ सकते हो कि रेगुलर एग्रीगेट्स में बिटवीन दीज पार्टिकल्स दो बेटर देन ऑब्टेन्ड विद राउंडेड एग्रीगेट। इंटरलॉकिंग बेटर होने की वजह से हमारी इरेगुलर पार्टिकल्स की जो एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसमें भी आपको चैलेंज करना है क्वेश्चन को, इट हैज टू बी रेज्ड फॉर ऑब्जेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is an effective width of flange of a L beam where L naught is a distance between points of zero moment, DF is depth of flange, BW is width of web, BF effective width of the flange, B is the actual width of flange। तो इसमें आप ऑप्शन बी और डी देखेंगे तो यहाँ पर ये कहीं क्लियरली नहीं कह रहा है कि किस टाइप की फ्लैंज बीम है। ठीक है, किस टाइप की एल बीम है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है तो बी और डी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि किस टाइप की हमारी बीम है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप IS 456 क्लॉज 23.1.2 पे देखेंगे तो जो हमारी आइसोलेटेड टी बीम्स हैं या एल बीम्स हैं उसमें हमारी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। तो इसमें भी आप मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैविटी टाइप के ट्यूबवेल्स हैं वो हमारे मोस्ट सुटेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग क्ले स्ट्रेटा। रेफरेंस के तौर पे मैंने दिखाया हुआ है कि बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेनर्स नहीं होते हैं तो दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन सैंड्स आर क्लीन ग्रेवल्स। If suitable strong clay stratum is not available, then cavity type tube well cannot be provided because it does not have strainers, hence it draws its supplies from the bottom and not from the sides। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूलिंग ग्रेडियंट इज 5%, यहाँ पे ग्रेडियंट दिया है, ग्रेड कंपनसेशन हमें निकालना है। व्हाट विल बी द ग्रेड कंपनसेशन, कंपनसेटेड ग्रेडियंट फॉर अ कर्व रेडियस ऑफ 60 मीटर, यानी ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेड कंपनसेशन के बाद हमारा जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो कितना होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका निकल के 3.75 आएगा। इसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। जो ग्रेड कंपनसेशन होता है मिनिमम ऑफ 30 + r/r 75/r होगा और हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन होगा। ग्रेड कंपनसेशन आपने निकाल लिया, 1.25% आया मिनिमम वैल्यू, आपने सब्सट्रैक्ट किया, यू विल गेट 3.75% एज द कंपनसेटेड ग्रेडियंट फॉर दिस
क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पेपर्स के। और क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है, यू कैन डिस्कस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।